हेलो दोस्तों, मैं उपन कुमार गाड़ी कर रहा हूँ। मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से क्लास 12 फिजिक्स के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस जो कि हम कर रहे थे कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन कहता है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अनदर इज ऑफ कॉपर, हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच ऑफ द टू वायर इज लाइटर, हेंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर आर प्रेफर्ड ओवर ओवरहेड पावर केबल्स। और हमें कुछ डाटा दे रखा है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि दो वायर है जो कि इक्वल लेंथ की है, एक एल्यूमिनियम की है और दूसरी कॉपर की वायर है। ठीक है, दो वायर इक्वल लेंथ की और इक्वल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, सेम रेजिस्टेंस दोनों वायर का सेम है। ठीक है, तो इसमें पूछा है इन दोनों में से कौन सी वायर लाइट होगी, मतलब बोले तो कौन सी वायर हल्की होगी। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि एल्यूमिनियम वायर हम अपने घर में जो बिजली आती है ना, उसमें जो वो बिजली जिससे आती है वो जो वायर लगे होते हैं वो एल्यूमिनियम की क्यों यूज़ करते हैं वो हमें बताना है। और हमें दे रखा है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर। सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग कैसे होगी, जो जो चीज़ हमें दी रखी होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। हमें रिलेशन दिया हुआ है इक्वल लेंथ और इक्वल रेजिस्टेंस का, इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आप क्वेश्चन को इस तरह से देखिए कि हमें डाटा क्या क्या दिया है, उससे हमें रिलेट करना है, जो हमें निकालना है उससे। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। इक्वल लेंथ, सपोज एल्यूमिनियम, सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ, सॉरी डबल एल नहीं होता, एल्यूमिनियम जो होता है, और ये कॉपर। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम मैंने लिया। अब देखो एल्यूमिनियम का लेंथ सपोज मैं एल ए से डिनोट करता हूँ और जो कॉपर का लेंथ है वो मैं एल सी से डिनोट करता हूँ। ये दोनों वायर है। ठीक है, इसका एल सपोज एल ए का जो मतलब लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम है उसका जो लेंथ है वो एल है, तो इसका भी एल हो जाएगा क्योंकि सेम दिया हुआ है, दैट्स वाई इन दोनों का सेम हो जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस है सपोज इसका मैं आर ए से डिनोट करता हूँ तो वो भी आर हो जाएगा, एंड आर सी जो होगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वो भी आर हो जाएगा बिकॉज दे आर सेम, राइट। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या दे के रखी है, वो है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, राइट। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मैं सी यू से डिनोट नहीं कर रहा, इसको सी से डिनोट करता हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, लिखने में बहुत देरी लगेगी नहीं तो। ठीक है, तो 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, राइट। अच्छा, ये चीज़ें मैं दी रखी है। अब मैं इसको कैसे इसमें रिलेशन बनाऊंगा, देखो रेजिस्टेंस दोनों का सेम है तो मैं इन दोनों के रेजिस्टेंस को इक्वेट कर सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आप जानते हो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम होगा रो ए इंटू एल अपॉन ए, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ए से डिनोट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ कॉपर ए सी से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू लेंथ, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एल लिख रहा हूँ, और एरिया ऑफ कॉपर। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ बिकॉज एल सी इज इक्वल टू एल आर ए होता है, ओ सॉरी आर इज इक्वल टू आर सी है, दैट्स वाई आई विल इक्वेट देम। ठीक है, तो आर ए इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो सी इंटू एल अपॉन ए सी। तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, राइट। देन वी गेट द रिलेशन जो कि ये है रो ए अपॉन ए इज इक्वल टू रो सी अपॉन ए सी, राइट। अच्छा, अब मेरे पास ये रिलेशन आ गया, मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब सेकेंड हाफ में हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें जो है डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्यों दी है, बिकॉज ये डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्यों दी है, बिकॉज इसमें कुछ रिलेशन बन सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। ये चीज़ आपको पता है। तो डेंसिटी क्या होगा, अगर मैं डेंसिटी को डी से डिनोट करूँ तो डी ए डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ तो इक्वल है लेकिन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम जो कि एल है। ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम की डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, वही सेम मास ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इंटू लेंथ, सिंपल। अब इसमें से दोनों में से ए अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास ए क्या आएगा, ए आएगा इससे आएगा ए एम ए अपॉन डी ए इंटू एल, और यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा, ए सी आएगा एम सी अपॉन ए सॉरी डी सी, क्योंकि ये डी जो है वो नीचे आएगा अपॉन इंटू एल। ठीक है, तो ये दो मेरे पास जो रिलेशन है, ये दो जो मेरे पास ये जो नया रिलेशन है उसको मैं किस में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में, पुटिंग दीज इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा रिलेशन रो ए अपॉन एम ए इंटू डी ए, जो डी है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ऊपर चला जाएगा इंटू एल इज इक्वल्स टू रो सी डी सी इंटू एल अपॉन एम सी, राइट। ये आ जाएगा। अब एल से एल कट जाएगा तो मेरे पास नया जो टर्म है वो क्या बचा, मेरे पास अगर नया मैं टर्म देखूँ तो बचा रो ए अपॉन अगर मैं एक मिनट पीछे देखता हूँ तो मेरे पास बचेगा रो ए डी ए अपॉन एम ए, राइट। तो यही चीज़ बच रही है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ रो ए डी ए अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू रो सी डी सी अपॉन एम सी, यही बचेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एम सी अपॉन एम ए निकालूँ, सॉरी एम ए इससे निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा रो सी डी सी अपॉन रो ए डी ए। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ दी हुई है क्योंकि आप जानते हो रो सी में जानता हूँ इतना है, और रो ए में जानता हूँ इतना है, डी सी में जानता हूँ वो इतना है, एंड डी ए में जानता हूँ वो इतना है। तो मैं इन सब चीज़ को पुट करूँगा
तो मेरे पास जो MC अपॉन MA है, अगर मैं इन सबको पुट करके कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास वो आएगा 0.16, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ MC इज इक्वल्स टू 0.16 टाइम्स ऑफ MA, तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ? इससे मैं समझ सकता हूँ कि जो MA है वो लेस है, मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू MC। इसका मतलब कि जो मास ऑफ एल्यूमिनियम है वो कम है। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है, अगर मैं उसका सेम लेंथ लूँ तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है वो लाइटर पड़ेगा मुझे। और अगर कोई चीज़ लाइट हो रही है तो कोई चीज़ हल्की है और उतना ही करंट वो ड्रॉ कर रही है, तो मुझे वो यूज़ करने में आसानी होगी, बिकॉज वो लाइट है, मतलब वो लाइट है एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं उसको आसानी से कहीं भी इंस्टॉल कर सकता हूँ या ले जा सकता हूँ कहीं भी, बिकॉज वो हल्की है, राइट। तो इसी वजह से मैं प्रीफर करता हूँ ओवरहेड पावर केबल्स में एल्यूमिनियम को, बिकॉज वो लाइटर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो ये चीज़ है, हमें दूसरा आंसर तो मिल गया। पहला आंसर जो हमें यही प्रूव करना था तो वो हमने इससे कर दिया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया हमने कैसे सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.2% लॉन्गर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पूरा खेल किसका है? इस क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के तरीके पे। देखो यहाँ लिखा है स्ट्रेच 2, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ 2 आ जाए वहाँ हमेशा हम उसको चेंज करते, लेकिन यहाँ पे एक, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे लॉन्गर लिखा है। इसका मतलब कि वायर स्ट्रेच की गई है 0.2% से, ठीक है। मतलब इसको पहले जितनी थी उससे 0.2% बढ़ा दी गई है। इसका मतलब पहले प्लस, मतलब L अगर उसकी लेंथ थी तो लेंथ प्लस हो जाएगा 0.2% ऑफ लेंथ, तो वो जो हमारी है वो नई लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या कह रहा है, इनिशियली अगर मैं लूँ, मेरे पास अगर लेंथ है L, ठीक है, एरिया है A एंड रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो फिर फाइनली जब मैं ये सब स्ट्रेच कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास जो नया लेंथ आ जाता है वो आ जाता है L प्लस जो पुराना लेंथ है उसमें 0.2% मैं ऐड कर रहा हूँ, नई लेंथ जो पुराने लेंथ का वो स्ट्रेच करके उसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि लिखा है ना स्ट्रेच टू मेक इट, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो जो मेरे पास नई लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? L प्लस 0.2/100 इंटू L, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 0.002 L, राइट। तो ये जो है मेरी नई लेंथ है। अच्छा, अब मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम जो होता है, अगर मैं कितना भी स्ट्रेच करूँ, मरोड़ो, अगर कुछ भी करूँ तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो पुराना वॉल्यूम जो है वो नया वॉल्यूम के हमेशा इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ A इंटू L इज इक्वल्स टू A डैश इंटू L डैश, राइट। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं A डैश निकाल सकता हूँ। A डैश कितना होगा? A इंटू L अपॉन L डैश, ठीक है। यहाँ पे A इंटू L और L डैश कितना है? L डैश अभी हमने निकाला 0.02002 L, राइट। तो L से L कट जाएगा, तो मेरे पास जो नया A डैश आया वो आएगा A अपॉन 0.002। तो ये जो है मेरे पास A डैश आ गया। अब देखो मेरे पास L डैश है, A डैश है, तो मैं R डैश भी निकाल सकूँगा, ठीक है, जो कि होगा रेजिस्टिविटी इंटू L डैश ऑन A डैश, जिसको मैं कह सकता हूँ R डैश कितना होगा? रो इंटू 0.002 इंटू L, राइट, अपॉन A, अपॉन में जाएगा तो वो इंटू में आ जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास क्या है? ये मेरे पास R डैश है, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है उसका परसेंटेज पूछा है। तो अब अगर वो निकालने के लिए हमें पूछा जाता है तो उसका कुछ फॉर्मूला ये होता है, डेल R अपॉन R इंटू 100। इसका मतलब कि क्या है, जो पुराना रेजिस्टेंस था, ठीक है, नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन जो पुराना रेजिस्टेंस है वो इंटू 100, यही होगा, राइट। तो ये चीज़, तो ये डेल R पहले मुझे निकालना पड़ेगा ताकि मैं ये तो सॉल्व कर पाऊँ। तो अगर मैं डेल R निकालता हूँ तो डेल R मेरे पास क्या होगा? जो नया रेजिस्टेंस है माइनस पुराना रेजिस्टेंस, राइट, ये चीज़ आप जानते हो। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो अभी मैंने निकाला, वो कितना होगा? रो इंटू 0.002 का स्क्वायर इंटू A अपॉन, सॉरी L है यहाँ, L अपॉन A, ठीक है, इतना है। और माइनस में क्या आ जाएगा? जो पुराना रेजिस्टेंस है रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ रो इंटू L अपॉन A दोनों में है, तो मैं कॉमन ले लूँ, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो मेरे पास डेल R है वो आ जाएगा रो L अपॉन A इंटू 0.002 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने आपको इसको लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो अभी मेरे पास क्या है? डेल आर की वैल्यू आई मेरे पास 0.002 माइनस 1, यहाँ स्क्वायर था, मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे रो L अपॉन A था, राइट। तो रो L अपॉन A क्या है? वो तो पुराना रेजिस्टेंस है, जिसको मैं R लिख सकता हूँ। तो डेल R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? R इंटू, अगर मैं इस सबको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.004। तो ये मेरे पास डेल R की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे वो निकालना क्या था? मुझे निकालना था डेल R अपॉन R इंटू 100, क्योंकि यही तो पूछा चेंज इन रेजिस्टेंस का परसेंटेज, तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं निकालूँ तो डेल R की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ R इंटू 0.004 अपॉन R इंटू 100। तो R से R कट गया एंड 0.004 इंटू 100 कितना होता है 0.4%, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास आंसर आ गया, 0.4% चेंज होगा रेजिस्टेंस में, ठीक है, अगर मैं 0.2% स्ट्रेच करूँ वायर को। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, कह रहा है अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ
2.1 ohm at temperature 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.5 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of the silver. ठीक है, सिंपल सा है. रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है एंड उसका टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है. अब टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है, आप जानते हो राइट. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ये होता है और इसका हमने एक रिलेशन देखा था, वो था RT. रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर क्या होता है, जो जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है वो इंटू 1 प्लस अल्फा जो कि होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमें निकालना है इंटू T टेम्परेचर. ठीक है, कोई भी जो भी ये टेम्परेचर है वो. ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ देखते हैं. RT1 दे रखा है. RT1 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 1 जो है वो 2.1 ओम है. ठीक है, और हमें T1 दे रखा है, टेम्परेचर कितना है T1 पे 27.5 डिग्री सेल्सियस. RT2 दे रखा है जो कि है 2.7 ओम्स राइट, एंड T2 दे रखा है जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस. इतनी चीज़ें दे रखी है. अब हम इसमें से रिलेशन निकालेंगे. देखो ये दो डाटा से हम इस डाटा में अगर पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं RT1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T1. ये एक इक्वेशन बन गई. और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, RT2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 राइट. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. अब इसमें से दोनों में R0 कॉमन है तो R0 के फॉर्म में इसको लिख लूँगा. इस इक्वेशन को R0 के फॉर्म में लिखूँगा तो ये हो जाएगी RT1 माइनस 1 राइट. एक मिनट, हाँ, RT1 अपॉन R0, सॉरी एक मिनट, ये पूरा गलत हो गया. R0 अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा RT1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T1 राइट. ये हो जाएगा. और दूसरा अगर मैं R0 के फॉर्म में लिखूँ तो वो हो जाएगा RT2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T2 राइट. ये दो जो है ये दोनों इक्वल है, R0 इक्वल है तो मैं इसके RHS दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ. तो अगर मैं इनको इक्वेट करूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा RT1 इज इक्वल टू RT2 और दोनों अपॉन में क्या क्या है 1 प्लस अल्फ़ा T1 और यहाँ पे है 1 प्लस अल्फ़ा T2. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ. मेरे पास रिलेशन क्या आया था, RT1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा T1 इज इक्वल टू RT2 1 प्लस अल्फ़ा T2. ये जो है सबस्क्रिप्ट है. ठीक है, तो ये हो गया. अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो RT1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 इज इक्वल टू RT2 1 प्लस अल्फ़ा T1. और इसको मैं अब और सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा RT1 प्लस अल्फ़ा RT1 T2 इज इक्वल टू RT2 प्लस अल्फ़ा RT2 T1 राइट. अगर मैं अल्फ़ा के टर्म एक तरफ ले जाता हूँ ताकि मैं अल्फ़ा निकाल पाऊँ तो उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा RT1 T2 माइनस RT2 T1. ठीक है, इज इक्वल टू RT2, इधर क्या बचेगा RT2 माइनस RT1 राइट. अब मैं अल्फ़ा को अगर एक तरफ ले जाता हूँ तो मेरे पास बचेगा RT2 माइनस RT1 अपॉन RT1 T2 माइनस RT2 T1. अब देखो, अब ये अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकालनी है. ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें दी रखी है तो मैं इन सब में पुट कर दूंगा राइट. तो मेरे पास RT2 की वैल्यू कितनी है, RT2 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो RT2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.7. ठीक है, और T1 की वैल्यू है 27.5, RT1 की वैल्यू 2.1 एंड T2 की वैल्यू है 100. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मैं पुट करता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये 1.72 हो जाएगा इंटू 10⁻⁸ जो कि है RT2 और इंटू में है ये ये RT2 की वैल्यू जो है वो है 2.7. ठीक है, एक मिनट में यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ. जो अल्फ़ा है मेरे पास आया RT2 माइनस RT1 और यहाँ पे है मेरे पास RT1 T2 माइनस RT2 T1 राइट. अच्छा, अब अगर मैं RT2 की वैल्यू देखूँ तो वो है 2.7. जो RT1 है उसकी वैल्यू है 2.1 राइट. ये RT1 की वैल्यू 2.1 और जो T2 है वो 100 है. ठीक है, माइनस RT2 की वैल्यू जो है वो 2.7 और जो मेरे पास T1 है वो है 27.5 इंटू 27.5. ठीक है, अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो है 0.004. ठीक है, और ये इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, डिग्री पर सेल्सियस, बिकॉज ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का SI यूनिट जो होता है वो है पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आई होप आपको अल्फ़ा निकालना समझ में आया होगा. हमने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, हमने पहले ये सारी वैल्यू जो है इनमें रिलेशन देखा, इक्वेशन बनाई, फिर उन दोनों को इक्वेट किया, देन वी गॉट द आंसर. सिंपल. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अब हम आगे चल के रेजिस्टेंस पढ़ेंगे. तो थैंक्स फॉर